सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और ऐसे ही अपनी तैयारी के अंदर निरंतरता बनाए रखें और एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे स्टडी चैनल स्टडी टेक 501 के ऊपर। और आज अपने बात करने वाले हैं साइंस के एक नए चैप्टर न्यूटन के गति नियमों के बारे में। और उन गति के जो नियम हैं उनको पढ़ने से पहले अपने पढ़ेंगे कि न्यूटन जो थे वो कौन थे, उनका जन्म कब हुआ और उनके बारे में कुछ अपने पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर मैं बात करूं न्यूटन के पूरे नाम की, तो इनका पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1643 के अंदर। और अगर अपनी बात करें 1644 के अंदर एक युद्ध हुआ था नागौर के अंदर, जिसे मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो आप क्या, हमारा एक चैनल है हिस्ट्री का, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो आप क्या उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसके अंदर क्या है, आपको हिस्ट्री, जीके और संविधान के बारे में जो है वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी जो है डिटेल के साथ में समझाया हुआ है, तो आप क्या वहाँ पे जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अगर अपने बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 31 मार्च 1727 के अंदर। की उम्र उस टाइम में कितनी थी? 84 जब इनकी डेथ हुई थी। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1643 के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1727 के अंदर। और अगर अपनी बात करें इनके उपनाम, तो वो क्या है? तो इन्हें भौतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। भौतिक वैज्ञानिक, दार्शनिक, महान गणितज्ञ के साथ ज्योतिष भी इन्हें कहा जाता है। तो ये क्या इसके क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिक वैज्ञानिक, दार्शनिक व महान गणितज्ञ के साथ में ज्योतिष भी कहा जाता था या ज्योतिष का भी ज्ञान था? तो वो क्या, अपने सर आइजैक न्यूटन। और अगर मैं बात करूं इनकी खोज की, तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांतों की खोज की और गति के सिद्धांतों की खोज की। और ये कहां के थे? ये थे इंग्लैंड के, जिसे अपने ब्रिटिश भी बोलते हैं। ठीक है। और इनका जो जन्म था वो कहां हुआ था? वो हुआ था लैंकाशायर, इंग्लैंड के अंदर। और इनकी डेथ कहां हुई थी? इनकी डेथ हुई थी कैसिंगटन, इंग्लैंड के अंदर। तो इनका पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1643 के अंदर। कहां हुआ था? लैंकाशायर, इंग्लैंड के अंदर। और मृत्यु इनकी कहां हुई थी? 31 मार्च 1727 के अंदर, कैसिंगटन, इंग्लैंड में। और तब तक इनकी उम्र क्या थी? 84 थी। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भौतिक वैज्ञानिक, दार्शनिक, महान गणितज्ञ और ज्योतिष भी कहा जाता है। और खोज जो इनकी क्या थी? खोज थी इनकी गुरुत्वाकर्षण की और गति के सिद्धांतों की इन्होंने खोज की थी। तो आपने एक जो है कहानी सबसे ज्यादा ये सुनी होगी लगभग पीछे की जो अपनी क्लासें थी छोटी, उनके अंदर, कि सेब गिरा न्यूटन के सिर के ऊपर, उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर दी। ठीक है। तो वो जो न्यूटन थे ना, जिनके सिर के ऊपर सेब गिरा था, तो वो यही थे, सर आइजैक न्यूटन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो उनका गति का नियम है वो क्या है। न्यूटन के गति का पहला नियम उसे अपने बोलते हैं जड़त्व का नियम।
जड़त्व का नियम, या फिर आपको ये बुक के अंदर सीधा लिखा हुआ मिलेगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये इसके तीन नाम हैं, जड़त्व का नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्या होता है जड़त्व का नियम? ये आपने प्रैक्टिकली किया हुआ होगा बस के अंदर। जैसे ही आप कई बार जाते हो तो क्या होता है, जैसे ही बस एकदम से रुकती है तो आपके आगे की ओर ऐसे झुक जाते हो। तो वो क्या है, वो आप एक स्थान के ऊपर पहले मूव थे, एक जगह के ऊपर क्या आप टिके हुए थे, मतलब जड़ हुए थे। अगर आपने बात करें जड़त्व की, तो जड़त्व का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो होता है जड़ हो जाना या एक जगह के ऊपर जम जाना, स्थिर हो जाना। ठीक है, जम जाना एक जगह पर। तो जड़त्व का नियम क्या होता है कि किसी एक जगह के ऊपर अगर आप रुके हुए हो और अगर मैं उसके ऊपर कोई बाहरी बल या फिर कोई बाहरी फोर्स न लगाऊं तो वो जो वस्तु होगी वो अपनी विरामावस्था के अंदर जो है नियत बनी रहेगी। और यही है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था की स्थिति के अंदर है या वो किसी एक नियत जो है पथ के अंदर गति कर रही है, तो अगर मैं उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स न लगाऊंगा तो वो क्या होगी, वो अपनी उसी अवस्था के अंदर बनी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता। तो जैसा कि जड़त्व के नियम में क्या होता है कि इसका एक उदाहरण है बहुत ही अच्छा, जैसे कि अगर आप कंबल को लटका करके पीटते हो, पीटने पर उसमें से धूल का निकल जाना, धूल का निकल जाना। और आप ये एक वीडियो देख सकते हो जो आपको इधर साइड में एक दिखाई दे रही होगी, और ये भी क्या है, ये भी जड़त्व के नियम के ऊपर ही कार्य करती है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही अगर आपने ये कंबल वाला उदाहरण लें, तो जैसे ही किसी कोई कंबल को आपने जो है लटका के रखा हुआ है तो उसके अंदर जो कण है, जो उसके अंदर जो धूल है वो एक जगह के ऊपर क्या है, टिकी हुई है, मतलब एक जगह के ऊपर वो स्थिति है। और जैसे ही आप उसके ऊपर किसी डंडे से मारते हो या फिर उसको जैसे ही पीटते हो तो क्या होता है कि कंबल अपनी जो स्थिति होती है वहां से हट जाता है। जैसे ही एकदम से उसके ऊपर बाहरी फोर्स लगा तो वो अपने स्थान से क्या होगा, वो हट जाएगा और उसके अंदर जो भी धूल मिट्टी के कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। और ये है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन के गति का प्रथम नियम, कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था के अंदर है या फिर किसी एक नियत स्थिति के अंदर टिकी हुई है, तो अगर मैं उसके ऊपर कोई बाहरी बल लगाऊंगा तो वो क्या होगी, वो अपनी विरामावस्था से या फिर जो अपनी स्थिति होगी वहां से क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, वहां से क्या हो जाएगी, भटक जाएगी या दूर हो जाएगी। और अगर अपने बात करें इसका एक और उदाहरण, तो वो क्या है, वो है बस में, बस के रुकने पर आगे की ओर वह बस के एकदम चलने पर पीछे रुक कर, कि जैसे ही आप किसी बस के अंदर बैठे हुए हो और बस एकदम से रुक जाती है तो आप क्या हो जाते हो, आगे की ओर ऐसे झुक जाते हो। मतलब पहले आप एक जगह के ऊपर विरामावस्था के अंदर थे, टिके हुए थे, और जैसे ही बस रुकी मतलब उसके ऊपर क्या हो गया, आपके ऊपर एक फोर्स लगा है जो आपको क्या कर रहा है, आगे की ओर धकेल रहा है। और जैसे ही वो व्हीकल एकदम से चला तो आप क्या हो गए, पीछे की ओर ऐसे लुढ़क गए। तो वो क्या हो गया, वो जैसे ही वो आगे की ओर निकला मतलब आपको क्या आगे की ओर से एक फोर्स लगा जो आपको क्या कर रहा है, पीछे की ओर धकेल रहा है। तो ये कौन सा नियम होता है, ये तो जड़त्व का नियम। और अगर अपनी बात करें गति के दूसरे नियम की, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। ये था अपना पहला नियम, जड़त्व का नियम। और अगर अपने बात करें दूसरे नियम की तो वो क्या है, उसे भी सिंपल जो आपको बुक के अंदर मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा, वो क्या है, न्यूटन के गति का द्वितीयक नियम या फिर दूसरा नियम। तो न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा
नियम, जिसे संवेग का नियम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि किसी वस्तु या किसी पिंड के संवेग के परिवर्तन की जो दर होगी वो उसके ऊपर कार्यरत जो बल होगा उसके क्या होगी, समानुपाती होगी। मतलब कि F बराबर में क्या होगी, m इंटू ए होगी। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर अपने किसी पिंड के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर अगर अपने बल लगा रहे हैं तो उसके जो संवेग में परिवर्तन की दर होगी, मतलब जो उसको धकेलने की जो परिवर्तन की जो दर होगी वो उसके क्या होगी, उसके समानुपाती होगी। मतलब अगर अपने उसके ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे ना वो वस्तु उतनी ही क्या हो जाएगी, आगे की ओर मूव हो जाएगी। और अगर अपने बात करें न्यूटन के थर्ड लॉ की, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम, जिसे अपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। अब तक अपने तीन नियम पढ़े, जड़त्व का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम यानी संवेग का नियम, और तीसरा नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि अगर अपने कोई एक बल कार्यरत है तो उसके ऊपर क्या होगा, या फिर उसके साथ में या उसके विपरीत दिशा के अंदर एक और जो है बल कार्यरत होगा। अगर अपने बात करें, अगर मैं किसी वस्तु को धकेल रहा हूँ तो क्या होगा कि जैसे ही मैं किसी वस्तु को आगे की ओर धकेल रहा हूँ तो वस्तु क्या होगी, वो आगे बढ़ने के बजाय वो क्या करेगी, अपने आप को रोकने का प्रयास करेगी। तो वो जो बल लगेगा ना वो क्या होगा, वो मेरे जो मैं बल लगा रहा हूँ उसके क्या होगा, वो विपरीत जो है कार्य कर रहा होगा। तो मतलब क्या होगा कि ये जो है अपने साथ में एक बल लगाता है जो या तो उसके साथ में क्रिया करता है या फिर उसके लिए क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। मतलब कि या तो बल क्या होगा, साथ चलने वाला होगा, या फिर क्या होगा, विपरीत स्वभाव का होगा, यानी कि विरोधी प्रकार का होगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर मैं आपको इसकी किताबी जो परिभाषा अगर वो बताऊं तो वो क्या होगी, वो होगी कि प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक क्रिया के तुल्य एक क्रिया या एक प्रतिक्रिया होगी। अर्थात आप ये बोल सकते हो कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में परस्पर या तो क्रिया होगी या क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। मतलब कि अगर मैं किसी वस्तु के ऊपर कोई बल लगा रहा हूँ तो या तो वो बल जो होगा जो मैं लगा रहा हूँ या तो उसके साथ में एक चलने वाला बल एक कार्य करेगा, या फिर क्या करेगा, उसकी विपरीत दिशा के अंदर एक बल कार्य करेगा जो उस वस्तु को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। और ये थे न्यूटन के गति के तीन नियम, पहला जड़त्व का, दूसरा न्यूटन का दूसरा नियम यानी संवेग का नियम, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो चलिए इसके बाद में जो अपने बात करते हैं बल के प्रकार की। अगर अपने बात करें बल की तो बल क्या होता है, अगर अपने बात करें बल की तो बल क्या होता है। वह कारण जो किसी स्थिर या गतिशील वस्तु में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु एक जगह के ऊपर रुकी हुई है या फिर किसी एक दिशा के अंदर गति कर रही है तो अगर मैं उसके ऊपर कोई ऐसा उसको क्या परिवर्तित करने के लिए या फिर मैं स्थिर वस्तु को हिलाने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो मैं उसके ऊपर परिवर्तन करने के लिए प्रयास करूंगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बल। और बल जो है ये एक सदिश राशि है। सदिश क्या होती है, वह राशि जिसकी कोई माप होती है, जिसकी कोई दिशा होती है या जिसका कोई परिमाण होता है, वो क्या होती है, वो होती है हमारी सदिश राशि। और अगर मैं बात करूं बल के प्रकार की तो बल कितने प्रकार के होते हैं, बल होते हैं चार प्रकार के, चार प्रकार की। अगर अपने बात करें पहले बल की तो वो क्या, वो है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर दो पे है क्षण बल या निर्बल बल, और नंबर तीन पे है परबल बल, और नंबर चार पे है विद्युत
चुंबकीय बल। तो बल जो होता है वो क्या होता है, वह कार्य जो किसी स्थिर वस्तु या किसी गतिशील वस्तु के अंदर परिवर्तन करने का प्रयास करता है वो हमारा बल कहलाता है। और ये एक सदिश राशि है। इसी के साथ में बल चार प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, क्षण बल, परबल बल और चुंबकीय बल। तो चलिए पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि पृथ्वी जो होती है वो किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित जो करती है, उसे अपने केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करती है। तो वो उसके द्वारा जो लगाया गया बल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे अपने ग्रेविटी बोल देते हैं या फिर ग्रेविटी फोर्स इसको बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसे अपने जी से क्या कर देते हैं, दर्शा देते हैं। और अगर मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि पृथ्वी के द्वारा अपने केंद्र की ओर खींचने के लिए लगाया गया जो बल होता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वस्तु में उत्पन्न हुए त्वरण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मतलब ये वो एक्सटर्नल फोर्स है या वो एक्सटर्नल आप बोल सकते हो वेट है जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा लग रहा है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर आप कहीं वेट करवाने जाते हो, अगर आपका वेट आ रहा है 70 केजी आ रहा है, तो उसके अंदर जो बल लग रहा है मतलब 9.8 लगभग, तो इसको आप क्या 10 गुना मान लीजिए। तो ये जो वेट है ना 10 गुना जो वेट आपके ऊपर ज्यादा लग रहा है, और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं ना इससे, तो कितना रह जाएगा 7 किलो। तो हमारा जो बिना ग्रेविटी के जो हमारा फोर्स आएगा, जो हमारा वेट आएगा वो कितना आएगा, लगभग 7 या 8 केजी आएगा। और ग्रेविटी के कारण हमारा फोर्स कितना, बल जो अपना जो वेट था वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था 70 केजी। और ये किस कारण होता है, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक है। और अगर अपने बात करें नंबर 2 के बल की, तो नंबर 2 का जो बल था वो क्या था, वो था क्षण बल, यानी कि दुर्बल बल। दुर्बल से आपको पता चल गया क्या होता है, सबसे कमजोर बल अगर अपन बात करें तो है क्षण बल, वो है क्षण बल या दुर्बल बल। ये किससे प्राप्त होता है, अगर अपने बात करें कि जो रेडियो विसर्जन के समय जो कण होते हैं, कणों के अंदर जो बल होता है वो क्या कहलाता है, वो क्षण बल या दुर्बल बल कहलाता है। और ये किसके अंदर होते हैं, ये कणों के अंदर ही सीमित होता है। ठीक है, ये कणों के अंदर ही सीमित होता है। ये वो बल है जो रेडियो एक्टिव जो किरणें होती है उनके द्वारा, जो उनके कणों के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो हमारा क्षण बल या दुर्बल बल होता है, जिसका क्या होता है, मान बहुत ही कम होता है, जिस कारण से क्षण बल भी अपने बोल देते हैं। तो ये कणों के अंदर क्या होता है, सीमित होता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें नंबर 3 के बल की, जो कि परबल बल है। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, परबल क्या होता है, शक्तिशाली। ये कौन सा बल होता है, ये बल होता है जो 2 परमाणु के विखंडन में होता है। या फिर आप इसका ये याद रख सकते हो कि परमाणु संरचना में नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के साथ एक साथ बांधने के लिए लगने वाला बल, क्या कहलाता है, परबल बल कहलाता है। मतलब कि वह बल जो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में क्या बांधे रखता है, उसको आपस में जोड़ के रखता है। तो वो कौन सा बल होता है, वो होता है हमारा परबल बल, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है,
वो उसका शक्तिशाली होता है। और उसे तोड़ने, अगर आपने परमाणु विखंडन का नाम सुना होगा, परमाणु विखंडन, एटॉमिक एनर्जी, उसके अंदर क्या होता है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, जो हमारा जो परमाणु की जो संरचना होती है उसके अंदर क्या कर देते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि काफी जो है बड़ा एक विस्फोट होता है। और उनको क्या जोड़ के रखने के लिए जो बल कार्य कर रहा होता है वो हमारा प्रबल बल होता है, तो उसे तोड़ना काफी ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण से क्या होता है, जैसे ये बल हटता है वहां से, तो उससे क्या हो जाता है कि बहुत बड़ा एक विस्फोट हो जाता है। और अगर अपनी बात करें इसके साथ में नंबर 4 के हमारे बल की, वो क्या है, वो है विद्युत चुंबकीय बल। तो अगर मैं आपको विद्युत चुंबकीय बल का एक उदाहरण दूं तो वो क्या है, वो है करंट। आपने विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ा होगा। विद्युत चुंबक क्या होती है कि जैसे ही अपने किसी टुकड़े को, लोहे के टुकड़े को विद्युत जो धारा देते हैं तो वो क्या कर देता है, वो कुछ समय के लिए चुंबक बन जाता है। ठीक है। और ये कौन सी चुंबक होती है, ये चुंबक होती है अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक को ये क्या है, तब तक कार्य करती है जब तक कि उसके ऊपर क्या रहती है, विद्युत धारा रहती है। और जितना मैं बड़ा एक जो है लोहे का वो टुकड़ा लूंगा जिसे मैंने क्या करना है, चुंबक बनाना है, और मैं जितनी ज्यादा जो उसको सप्लाई जो दूंगा तो वो क्या करेगा, वो उतना ही मजबूत जो है अपना एक चुंबक तो बनाएगा। और अगर मैं बात करूं सबसे शक्तिशाली बल, सबसे शक्तिशाली बल वो कौन कौन से हैं, वो है गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय और परबल। क्षण बल क्या है, सबसे कमजोर बल है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं, क्षण बल के बाद में कमजोर बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद में विद्युत चुंबकीय, और उसके बाद में आता है परबल। यानी कि एक नंबर क्या रहेगा, परबल बल रहेगा, जो सबसे क्या है, शक्तिशाली है। और विद्युत जो चुंबक होता है इसके बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो क्या आप हमारे स्टडी टेक चैनल के ऊपर जो है हमने वीडियो जो है डाल रखी है चुंबक के ऊपर, तो वो क्या वहां पे जाकर के देख सकते हो, स्टडी टेक 501 के ऊपर। और इससे पहले मैंने आपको एक चैनल और रिकमेंड किया था जिसके अंदर क्या था, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और जीके, इनकी अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, इनको आपने अच्छे से घोट करके पीना है मतलब एग्जाम के लिए, तो आप जो है मरुधरा स्टडी सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आपको इनकी जो क्लासें मिल जाएंगी काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी बढ़िया जो है तरीके से वहाँ पे आपको क्या डिटेल से समझाया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।